तो लास्ट लेक्चर में जो है इस चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर में यहाँ तक हमने किया था, चार्ल्स लॉ को समझ लिए थे क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसका हो गया था और आइसोबार के बारे में भी हम समझ चुके थे। नेक्स्ट बारी आता है इस चार्ल्स लॉ के प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस का, कि चार्ल्स लॉ जो कह रहा है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का, यह बात हम अपने डेली लाइफ में कहाँ ऑब्जर्व कर पाते हैं। आखिर ये जो लॉ दिए गए हैं कोई ना कोई प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पे ही दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये लॉ देखने को मिलेगा हमें। सो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में हम पढ़े क्या कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम जो है बढ़ेगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि यदि इतने वॉल्यूम में अभी किसी गैस के 10 मॉलिक्यूल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स इन 5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। ठीक, अब जैसा कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो मान लें कि अब इसके लिए टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब कि ये जो 10 मॉलिक्यूल जगह घेर रहे हैं पहले के तुलना में अब वे ज़्यादा जगह घेरेंगे, ऐसे। अब मान लें कि यही 10 मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल्स इन 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है मतलब मास सेम होगा, मास कांस्टेंट, बस वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जा रहा है। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला हम पढ़े हैं मास बाई वॉल्यूम, तो मास सेम है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब कि किसी भी गैस के लिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और वैसा होने से मास पर यूनिट वॉल्यूम घटता है, मतलब ओवरऑल डेंसिटी डिक्रीज करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डेंसिटी होगा वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का। जैसे डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रेशर का, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रेशर का, यहाँ से डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसका, टेम्परेचर का। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा गैस का डेंसिटी उतना कम होगा। मतलब कि यदि एक हॉट एयर है तो उस हॉट एयर का जो डेंसिटी होगा वह कम होगा एक कोल्ड एयर के तुलना में। मतलब ऐसे समझ सकते हैं हम कि टेम्परेचर जब कम रहता है ठंड के दिनों में, तो उस केस में जो हमारे इन्वायरमेंट में एयर है उसका डेंसिटी ज़्यादा है। टेम्परेचर कम है ठंड के दिन में तो डेंसिटी ज़्यादा है, वह एयर ज़्यादा डेंस है, ह्यूमिडिटी उसमें ज़्यादा होगा। लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है गर्मी के दिनों में तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से डेंसिटी उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेंसिटी कम हो जाने का मतलब हुआ कि एक प्रकार से वह थोड़ा हल्का हो जाएगा। और इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं हम जब हॉट एयर बैलून्स वगैरह बनाते हैं ना, वहाँ हॉट एयर बैलून्स ऑब्जर्व तो किए ही होंगे कि बैलून में गर्म हवा भर के लोग उसको ऊपर उड़ाता है, पूरा ऊपर तक उड़ते जाता है। क्यों? क्योंकि हॉट एयर भरा हुआ है उसमें। अब हॉट एयर है मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा किए थे उसका तुम गर्म करके, तो डेंसिटी हो गया हुआ कम, माने हल्का। और बाकी नॉर्मल जो हवा है इन्वायरमेंट में वो इसके तुलना में तो ज़्यादा डेंस होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर कम रहेगा। तो ये जो हल्का वाला हॉट एयर बैलून है जिसमें हॉट एयर भरा हुआ है बैलून में, वो तो हल्का हो गया ना, डेंसिटी कम हो गया टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा तो उसके सामने जो हवा आएगा इन्वायरमेंट का उसको किनारे करते जाएगा ऐसे और आगे बढ़ते जाएगा, क्योंकि हल्का है, डेंसिटी इसका कम है।
और ऊपर उड़ते ही जाएगा, ऊपर उड़ते ही जाएगा। और इसी का इस्तेमाल किया जाता है अटलांटिक में। अटलांटिक जान लो, बर्फ़ जहाँ है केवल, तो वहाँ लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ बैलून का इस्तेमाल करते हैं। अटलांटिक जो है वहाँ लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना हो तो बैलून में हाइड्रोजन गैस भरे रहते हैं। अब हाइड्रोजन गैस भरने का फ़ायदा क्या हुआ कि हाइड्रोजन गैस का हम लोग जान रहे हैं मास सबसे कम है, जितने भी गैस है उसमें से सबसे कम मास है, डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी कम होगा, हल्का होगा तो आसानी से उड़ेगा, वो हवा में इधर उधर आ जाएगा। तो भारी गैस भरोगे तो नीचे बैठ जाएगा, उड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो वहाँ लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका इस्तेमाल करता है। तो यह था चार्ल्स लॉ का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। तो इससे तो एक बात हमें समझ में आया ना कि ग्राउंड से जितना आप नज़दीक रहोगे, सी लेवल के जितना नज़दीक रहोगे, वहाँ का प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा होने से डेंसिटी ज़्यादा होगा, बॉयल्स लॉ वाला। लेकिन यदि आप सी लेवल पे हो तो टेम्परेचर वहाँ कम होगा, टेम्परेचर कम होगा फिर भी डेंसिटी ज़्यादा होगा। प्रेशर और डेंसिटी से कोरिलेट करोगे मतलब वही आएगा, क्योंकि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डेंसिटी, टेम्परेचर का इन्वर्सली है। तो सी लेवल पे प्रेशर ज़्यादा, टेम्परेचर कम, तो दोनों केस में डेंसिटी ज़्यादा। और जैसे जैसे सी लेवल से ऊपर जाते जाओगे प्रेशर कम होते जाता है, टेम्परेचर बढ़ते जाता है, ये दोनों केस में डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम। नेक्स्ट इसमें है गे-लुसैक्स लॉ। यह प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप को बतलाता है। दिया गया था जोसेफ गे-लुसैक के द्वारा 1802 में। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, फिर गे-लुसैक्स लॉ। गे-लुसैक नाम, पूरा नाम है जोसेफ गे-लुसैक। क्या कहता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस varies directly with temperature। कि यदि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए जो प्रेशर होता है वह टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यहाँ से P प्रोपोर्शनल हो जाएगा T का एट कांस्टेंट V एंड N। तो अगेन P बराबर KT, तो P बाई T बराबर K कांस्टेंट। वैसे ही फॉर्मूला डिराइव करें हम एक कांस्टेंट वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के लिए। मान लेते हैं कि प्रेशर P1 है तो यहाँ टेम्परेचर T1 हो जाएगा। फिर मान लें प्रेशर P2 है तो टेम्परेचर T2 हो जाएगा। तो यहाँ से P1 बाई T1 बराबर कांस्टेंट, P2 बाई T2 बराबर कांस्टेंट। तो ये दोनों को इक्वेट कर दो, P1 बाई T1 बराबर P2 बाई T2। जैसे V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2 था, वैसे ही P1 बाई T1 बराबर P2 बाई T2। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो लग रहा है सेम ही नेचर होना चाहिए ग्राफ का, जैसा चार्ल्स लॉ के लिए हमने पढ़ा था वैसा।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, गे-लुसैक्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या पढ़े इसमें भी हम लोग कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फॉर्मूला आया था P बराबर KT, इसको हम लिखते हैं P इक्वल टू KT प्लस 0। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। बना दो ग्राफ। क्या बनाओगे? y एक्सिस पे प्रेशर है, बार ATM में, x एक्सिस पे टेम्परेचर है केल्विन में, इंटरसेप्ट 0 है, मतलब ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? ओरिजिन से। स्लोप K पॉजिटिव है, ग्राफ किधर जाएगा? ऊपर की ओर। तो स्लोप इसका हो गया K, इंटरसेप्ट हो गया 0। ओरिजिन से शुरू होगा तो इंटरसेप्ट 0 होता है। ठीक है, यहाँ से नेचर समझ सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे यहाँ टेम्परेचर T1, प्रेशर P1, टेम्परेचर T2, प्रेशर P2, इधर ही बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। बस अब इसी को अलग अलग वॉल्यूम के लिए प्लॉट करोगे, अलग अलग वॉल्यूम के लिए, तो इधर टेम्परेचर हम लिए जा रहे हैं केल्विन में, इधर प्रेशर लिए जा रहे हैं बार में। ठीक है, तो देखो यहाँ से ग्राफ जब प्लॉट करोगे तो अलग अलग ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा, अपवर्ड जाएगा सब। वॉल्यूम अलग अलग होगा, इसको मान लो V1, इसको मान लो V2, इसको मान लो V3, इसको मान लो V1। अब खाली इतना बता दो, अभी बहुत समझाए हुए हैं हम, कि यहाँ V1 ग्रेटर दैन V2 ग्रेटर दैन V3 ग्रेटर दैन V4 होगा, या V1 से ज़्यादा V2 से ज़्यादा V3 से ज़्यादा V4। दोनों में से कौन कंडीशन सही होगा? बताओ, बता दो जल्दी से। तो दोनों तरीके से समझ सकते हो। प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन उल्टा था, और टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन डायरेक्ट है। तो यदि इधर लेफ्ट टू राइट जाने से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर के नज़दीक वही वॉल्यूम होगा जो ज़्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। तो टेम्परेचर एक्सिस के नज़दीक वह वॉल्यूम होगा जो ज़्यादा है। लेकिन प्रेशर एक्सिस के नज़दीक, कि यदि प्रेशर ज़्यादा है तो फिर वॉल्यूम तो कम हो जाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि प्रेशर एक्सिस के नज़दीक वह होगा जो वॉल्यूम कम है। तो ये V1 प्रेशर के तरफ है तो ये कम होगा, V4 टेम्परेचर के तरफ है तो ज़्यादा होगा। मतलब करेक्टिव वाला हो गया कि V1 से ज़्यादा V2, उससे ज़्यादा V3 और सबसे ज़्यादा V4। ठीक है, तो ग्राफ का नेचर भी देखने के लिए हम लोग जान गए, समझ गए। अब प्रेशर और टेम्परेचर के बीच जब ऐसे ग्राफ प्लॉट किया जाए एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इसे हम कहते हैं आइसोकोर्स। ये 3 चीज़ बतला दिया हमने, अभी एक जगह समराइज कर देते हैं, उसको याद रखना। ऐसे था, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर आया वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, और अभी आ गया प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट टेम्परेचर वाला ग्राफ को हम क्या कह रहे थे? आइसोथर्म। इसे क्या कह रहे थे? आइसोबार। और इसे क्या कह रहे थे? आइसोकोर। बस ये 3 चीज़ को याद रखना, एग्जाम में आता है तो देख लेना वहाँ कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट के आधार पे डिफाइन करना है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइसोथर्म, कांस्टेंट प्रेशर पे आइसोबार, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे आइसोकोर। इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब इस गे-लुसैक लॉ का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? बता दो। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गे-लुसैक्स लॉ। डेली लाइफ में हम गे-लुसैक्स लॉ को कहाँ ऑब्जर्व कर पाते हैं?
प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस या फिजिकल सिग्निफिकेंस एक ही चीज़ है। तो इसमें भी हम पढ़े क्या कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बस जो टायर होता है किसी का भी, कोई बाईसाइकिल का टायर हो, मोटरसाइकिल का टायर हो, कार का टायर हो, कुछ भी, तो मान लो कि यह टायर है, ठीक, इसमें हवा भरा हुआ है, एयर। गर्मी के दिनों में, हॉट समर डे, टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा, और यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो अकॉर्डिंग टू गे-लुसैक्स लॉ टेम्परेचर ज़्यादा होने से प्रेशर ज़्यादा होगा। तो होगा क्या कि इस ट्यूब के अंदर, ये टायर या ट्यूब में जो हवा भरा हुआ है, इसके अंदर ये जो हवा का प्रेशर है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। गर्मी के दिनों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर यदि ज़्यादा है तो चूँकि टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर अकॉर्डिंग टू दिस गे-लुसैक लॉ, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये जो ट्यूब के अंदर या टायर के अंदर ये जो हवा भरा हुआ है, इस हवा का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। हवा गैस ही है, और जब इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हाई प्रेशर के वजह से या ट्यूब या टायर ब्लास्ट कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा। तो देखते होंगे गर्मी के दिनों में जो है ना, वो टायर वगैरह ब्लास्ट करने का शिकायत बहुत ज़्यादा आता है। और वजह इसका भी हम लोग जान गए, गे-लुसैक लॉ वाला बात लागू हुआ कि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल प्रेशर होता है। तो प्रेशर जब बढ़ेगा ट्यूब के अंदर जो हवा भरा हुआ है उसका, तो जाहिर सी बात है कि जब ज़्यादा प्रेशर लगाएगा ट्यूब से तो उसको तो फाड़ेगा ही ना, ब्लास्ट कर जाएगा ट्यूब या टायर। लेकिन वही ठंड के दिन में, कोल्ड विंटर डे, क्या होता है बताओ? ठंड के दिनों में क्या ऑब्जर्व करते हो? टायर ब्लास्ट करता है आपने क्या? नहीं ब्लास्ट करता है। क्या होता है? अरे हवा बार बार कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा उसका। तो ठंड का दिन है तो टेम्परेचर कम रहेगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर कम होगा, और जब प्रेशर कम होगा तो देखोगे कि टायर जो है वो पिचक जाएगा, तुमको लगेगा हवा कम हो गया। हवा कम नहीं होता है, पिचक जाता है, थोड़ा सा प्रेशर कम लगाता है इसीलिए, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में अपना ऑब्जर्व करते हैं, बस उसे कॉरिलेट नहीं कर पाते हैं। तो जब तुम चीज़ों को पढ़ोगे ना, थियोरिटिकल बातों को अपने सब्जेक्ट में, और उसे जब अप्लाई करोगे डे टू डे लाइफ में, तब चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो ये जो 3 लॉ हमने पढ़ा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ, तीनों के लिए जो हम प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस देखे। बॉयल्स लॉ में हम लोग वही देखे थे, एयर डेंस, एयर लेस डेंस, सी लेवल वाला और ऊपर का। चार्ल्स लॉ में भी लगभग वही बात देखे, एयर बैलून्स वगैरह का बात। इसमें फ्री वाला देख लिए, ट्यूब और टायर वाला, कि क्यों गर्मी के दिन में ट्यूब या टायर ज़्यादा ब्लास्ट करता है, और ठंड के दिन में क्यों लगता है टायर देखने से बार बार कि पिचक गया है या हवा कम हो गया है। तो वजह इसका ही है जो यहाँ अभी हम लोग पढ़े गे-लुसैक लॉ में। नेक्स्ट अब इसका आता है अवोगाड्रो लॉ। चार लॉ तो पढ़ना ही होगा ना, 4 लॉ क्यों पढ़ना होगा? ये 4 वेरिएबल टर्म्स हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या बताए थे शुरू में कि गैस लॉ में हम क्या करते हैं कि चारों में से किसी 2 को कांस्टेंट रख के बाकी 2 के बीच का रिलेशन पढ़ते हैं। तो शुरू में हम पढ़े प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन, फिर पढ़े वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन, फिर पढ़े प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन। तो क्या बच गया बताओ? क्या बच गया? तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल बच गया। तो इसके बारे में पढ़ना होगा। ये था बॉयल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ, ये गे-लुसैक लॉ, दिस इज अवोगाड्रो लॉ। तो नेक्स्ट है अवोगाड्रोज लॉ। क्या बतलाता है?
वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप। वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अवोगाड्रो तो सुने होंगे पहले, पूरा नाम इनका था अमेडियो अवोगाड्रो। 1811 में दिया गया था। कहता क्या है कि एट या गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिए हुए टेम्परेचर और प्रेशर पे द वॉल्यूम ऑफ या गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स का, तो V प्रोपोर्शनल N एट कांस्टेंट P एंड T। कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे वॉल्यूम जो हुआ वह नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ से V इक्वल टू हम लिख सकते हैं K इंटू N। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जानते हैं, गिवेन मास बाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स का यही होता है, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, तो वॉल्यूम इक्वल टू K इंटू गिवेन मास बाई मोलर मास। मोलर मास तो फिक्स ही होता है, तो इसका मतलब कि अब वॉल्यूम डायरेक्ट वैरी करेगा किससे, गिवेन मास से। वॉल्यूम डायरेक्ट वैरी करेगा गिवेन मास से, क्योंकि मोलर मास किसी भी गैस का फिक्स है, तो गिवेन मास से वैरी करेगा। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कहा जाता है, अवोगाड्रो लॉ का ही जो है दूसरा स्टेटमेंट ऐसे भी आता है कि ऑल गैसेस कंटेनिंग equal amount of substance occupy the same volume at the same temperature and pressure। कि यदि टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा जाए तो जितने भी गैस हैं यदि उनका अमाउंट सेम है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। और इसीलिए जब फर्स्ट यूनिट तुम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में 11th का, तो उसमें पढ़े होंगे कि एट STP मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, प्रेशर 1 atm या 1 बार, कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। क्यों पढ़ रहे थे इसे, इसका वजह आज पता चला हमें जाकर के। अवोगाड्रो लॉ के अनुसार वहाँ किसी भी गैस का खाली STP देखते थे हम लोग, वॉल्यूम मान लेते थे कि 1 मोल गैस है तो वॉल्यूम उसका 22.4 लीटर होगा। क्यों होता था नहीं पता है, अवोगाड्रो लॉ के अनुसार हो रहा था। अवोगाड्रो लॉ ही तो कह रहा है ना यहाँ से कि नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम। प्रेशर टेम्परेचर ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो यदि नंबर ऑफ मोल्स भी हम सेम रख लें तो वॉल्यूम सेम होगा। तो वही तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक दिए हुए टेम्परेचर और प्रेशर पे कि यदि टेम्परेचर प्रेशर सेम हो तो किसी भी गैस का इक्वल अमाउंट सेम वॉल्यूम को ही ऑक्यूपाई करेगा। डजंट डिपेंड कि ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, कोई भी गैस हो, यदि उस गैस का 1 मोल है और टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है इतना, तो वॉल्यूम उसका हमेशा सेम होगा। STP की बात करें तो वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होगा। तो ये 4 लॉ हमने पढ़े काफ़ी डिटेल में, थोड़ा सा समराइज कर देते हैं जल्दी से हम। बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा कि कांस्टेंट टेम्परेचर
और नंबर ऑफ मोल्स के लिए गैस का वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा कि कांस्टेंट प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स के लिए किसी भी गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर गे-लुसैक्स लॉ में हमने पढ़ा कि कांस्टेंट वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के लिए गैस का प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और लास्ट में भी अवोगाड्रो लॉ में हमने पढ़ा कि कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे किसी भी गैस का वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। गैस का जितना ज़्यादा मोल होगा, या मोल मतलब कि इसका मास, उतना ज़्यादा वह वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, बशर्ते टेम्परेचर प्रेशर क्या हो, फिक्स हो। और फिर एक लास्ट में एक नया बात कि कोई भी गैस हो, यदि एक टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रखा जाए तो उस गैस का एक मोल हमेशा इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। गैस का नेचर से बिल्कुल भी नहीं यहाँ फर्क पड़ने वाला है कि कौन गैस है। बस एक मोल यदि उस गैस का है तो वॉल्यूम विल ऑलवेज बी 22.4 लीटर। ठीक है, तो यही थे चारों लॉ। जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो उसमें से इन चारों लॉ के कंबाइंड फॉर्म को पढ़ेंगे, कंबाइंड गैस लॉ। और उसके बाद फिर जो है एक आध टॉपिक करने के बाद न्यूमेरिकल्स वगैरह चलेगा। तब तक इतना थोड़ा दिमाग में बयान बना के रखोगे। इम्पॉर्टेंट है ग्राफ, क्वेश्चन उससे होता है मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में ग्राफ से क्वेश्चंस नहीं होते हैं, कंपटीशन वाले एग्जाम में ग्राफ से ही क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। और आई थिंक ग्राफ को काफ़ी डिटेल में बताया गया है एकदम इक्वेशन सहित, तो उसको रिवीजन कर लोगे। बाकी ये सब बहुत बड़ा चीज़ है नहीं, शॉर्ट में जैसे भी हम समराइज करके बताए थे वैसे ही तुम याद कर लोगे। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से इसे हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।